संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 10वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मिडिल ईस्ट में जारी जंग से बनी हालातों पर राज्यसभा में दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। उन्होंने सोमवार को ईरान जंग पर लोकसभा में 25 मिनट तक की स्पीच दी। मोदी ने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल संकट और गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे उनका संबोधन होगा। तो मिडिल ईस्ट जंग पर राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। तो आपको बता दें कि कल लोकसभा में उन्होंने अपना बयान दिया था और आज राज्यसभा में संबोधित करेंगे। और आप खबर दिल्ली से है, जहां रक्षा मंत्रालय में पश्चिम एशिया के हालात पर मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ग्लोबल रीजनल सुरक्षा घटनाओं और भारत की रक्षा तैयारियों को रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की है। मीटिंग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत और अन्य लोग मौजूद रहे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक ली है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग हुई है। रक्षा मंत्रालय में ये मीटिंग हुई है। रक्षा मंत्रालय में पश्चिम एशिया के हालात पर महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। रक्षा मंत्री ने हाल ग्लोबल रीजनल सुरक्षा घटनाओं और भारत की रक्षा तैयारियों का रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की है। मीटिंग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर यहाँ पर मौजूद रहे और इसके अलावा कई अन्य लोग भी इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता आज दूसरी बार बजट पेश उन्होंने किया है। रेखा गुप्ता कैबिनेट सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक कर बजट 2026-27 को अंतिम मंजूरी यहां पर दे दी गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए बड़े ऐलान की संभावना। पिछली बार पेश किया था 1 लाख करोड़ का बजट। दिल्ली से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश कर रही हैं। तो आपको ये भी बता दें कि पिछली बार 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था और आज जो बजट पेश हो रहा है उससे आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। तो महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। तो दूसरी बार रेखा गुप्ता बजट पेश कर रही हैं। और एक और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के पास मेल आया है। परिसर की तलाशी लगातार की जा रही है। मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के पास धमकी भरा ईमेल आया है और इस ईमेल के बाद तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। परिसर में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इसी के साथ मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी। विधानसभा स्पीकर के पास धमकी भरा मेल आया और इस मेल के आने के बाद पूरे परिसर में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। लगातार तलाशी ली जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इसी के साथ मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया है और अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। और आप खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में आरोपी कमल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने के आरोपी कमल सिंह की आज 24 मार्च को पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी। चार्जशीट के बाद बेल के लिए अप्लाई कर सकता है कमल सिंह।
कमल सिंह के वकील अरविंद सिंह ने बताया कि उसकी 7 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने इसे नहीं बढ़ाया और उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस कोर्ट में अब फाइनल चार्जशीट पेश करेगी। वह बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित होटल रॉयल पार्क में बीते 11 मार्च को एक शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर कमल सिंह ने जानलेवा हमला किया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने का मामला सामने आया था। कमल सिंह ने उन पर जानलेवा हमला किया था। छत्तीसगढ़ में के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सक्रिय रहे माओवादी नेता पापा राव ने मंगलवार को पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पापा राव लंबे समय से संगठन में सक्रिय था और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सीपीआई की पश्चिम क्षेत्रीय समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभा चुका है। साथ ही कई बड़ी नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस्तर में दोरला जनजाति से जुड़े बहुत कम लोग संगठन में नेतृत्व स्तर पर पहुंचे हैं। ऐसे में उनका आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो पापा राव लंबे समय से संगठन में सक्रिय था और अब अपने 17 साथियों के साथ उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो नक्सली नेता पापा राव ने आत्मसमर्पण किया है और सुरक्षा बलों को ये जो आत्मसमर्पण है उसको लेकर बड़ी सफलता मानी जा रही है। और आप खबर अंता से है, जहां अंता के उप जिला अस्पताल में हाल बेहाल हैं 22 डॉक्टरों में से 15 डॉक्टर नदारद यहां पर मिले हैं। चिकित्सा प्रभारी खुद अवकाश पर। आधा दर्जन डॉक्टरों को ट्रेनिंग में बताया गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करने के चलते ये अव्यवस्था यहां पर हो रही है। अंता विधायक प्रमोद जैन भाया भी ज्वलंत है। समस्याओं के प्रति नजर नहीं आ रहे हैं गंभीर। चिकित्सा प्रभारी खुद अवकाश पर मिला है। तो अस्पताल में 22 डॉक्टरों में से 15 नदारद मिले हैं। आधा दर्जन डॉक्टरों को ट्रेनिंग में यहां पर बताया गया है। तो बड़ी जानकारी अंता से। और इसी के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करने के चलते ये अस्पताल में अव्यवस्था बनी हुई है। अंता विधायक प्रमोद जैन भाया भी इस स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। तो 22 डॉक्टरों में से 15 डॉक्टर यहां पर नदारद मिले हैं। अंता से बड़ी खबर है। आधा दर्जन डॉक्टरों को ट्रेनिंग में बताया गया है। अंता के उप जिला अस्पताल के हाल इन दिनों बेहाल हैं। तो 22 डॉक्टरों में से 15 डॉक्टर नदारद मिले हैं। भरतपुर डी क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। भरतपुर की पूर्व सांसद रंजिता कोहली ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की यहां पर मांग उठाई है। बैठक में क्षेत्र के मेधावी छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर और नवगठित डीग जिले में स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द सर्वे कराने का यहां पर आश्वासन दिया है। मुलाकात के बाद रंजिता कोहली ने कहा कि भरतपुर के युवाओं का भविष्य उनकी प्राथमिकता है और क्षेत्र के विकास के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। तो भरतपुर से खबर है, जहां डीग भरतपुर में शिक्षा सुविधाएं और बढ़ने वाली है। तो पूर्व सांसद रंजिता कोहली ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। भरतपुर में शिक्षा को लेकर बड़ी मांग की गई है। आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करी है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे डीग जिले के अंदर, जो कि अभी जिला बना है, और बैर ब्याना में केंद्रीय विद्यालय की कमी है और शिक्षा के लिए बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। उसके लिए आज मैंने मांग रखी और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे आश्वस्त करा कि राज्य सरकार से जमीन की उपलब्धता करा करके और निश्चित रूप से सर्वे करवा करके हम केंद्रीय विद्यालय खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। और 2 मांगों को पूरी तरीके से उन्होंने आश्वस्त करा। इसके लिए मैं मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से भी धन्यवाद देती हूँ कि
और अब खबर जैसलमेर से है, जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण संरक्षण को लेकर एक सकारात्मक खबर सामने आई है। विलुप्ति के कगार पर खड़े इस दुर्लभ पक्षी को बचाने के प्रयास अब जमीन पर असर दिखा रहे हैं। रामदेवरा में 160 मीटर लंबी, 64 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची आधुनिक रिवाइल्डिंग टनल बनाई गई है, जहां नन्हे गोडाउनों को प्राकृतिक माहौल में जीने और उड़ान भरने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 9.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसमें सेमी वाइल्ड वातावरण तैयार किया गया है, ताकि ब्रीडिंग सेंटर में पले पक्षी धीरे धीरे जंगल के जीवन के लिए तैयार हो सके। हाल ही में सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में 2 नए चूजों के जन्म में से इस मशीन को और मजबूती यहां पर मिली है, जिससे कुल संख्या बढ़कर 72 हो गई है। और वन विभाग कैप्टिव ब्रीडिंग और रिवाइल्डिंग की संयुक्त रणनीति के तहत इन पक्षियों को तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों की निगरानी में चूजों को 3 से 4 महीने तक टनल में रखा जाएगा, जहां वे प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल बनेंगे। इसके बाद उन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत जीआईबी जो ब्रीडिंग सेंटर है, इसके पास में एक रिवाइल्डिंग एवियरी बनाने का प्रस्ताव आया था और उसको बनाने का काम प्रारंभ किया गया और आज की तारीख में वो काम अंतिम चरण में है। इसकी लागत है वो 9.25 करोड़ रुपए के लगभग इसकी लागत आके गई है। जो इसकी लंबाई है वो 160 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 64 मीटर है, उसकी हाइट 14 मीटर है। इसके बाहरी और वायर मेश लगाई गई है और अंदर की तरफ से सॉकेट का कार्य। और अब खबर जैसलमेर के फलसून से है, जहां फलसून क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा गोचर भूमि और पुराने जल स्रोतों पर कराए जा रहे निर्माण कार्य के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 300 वर्ष पुराने कुओं और गोकुंड पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए कई बार सरपंच को अवगत भी कराया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी पंचायत द्वारा पार्क निर्माण को लेकर विरोध हुआ था, बावजूद इसके कार्य लगातार जारी रखा गया है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने के दौरान मोहन सिंह जोधा, मदन सिंह जोधा, महिपाल सिंह जोधा, सगत सिंह जोधा, दुर्गादास सिंह जोधा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शहीद स्मारक से गांधी पार्क तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को विधायक राजेंद्र सिंह भामू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य आमजन को क्षय रोग यानी कि टीबी के प्रति जागरूक बनाना है और समय पर जांच और उपचार के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान भामू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की टीबी मुक्त भारत 2030 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे अभियान जरूरी है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि जिले के 234 गांवों में स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगी और हेड हेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीनों से मौके पर जांच की जाएगी। विशेष रूप से बच्चों और संदिग्ध मरीजों की जांच पर फोकस रहेगा, तो वहीं जरूरत पड़ने पर CBNAAT और बलगम जांच के जरिए पुष्टि कर मरीजों को तुरंत निःशुल्क उपचार से भी जोड़ा जाएगा। दिनों के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि ये रैली जो भी टीबी को मुक्त करने के लिए हमारी भारत सरकार का जो बहुत ही बेहतरीन योजना है, उसके तहत हमारे यहाँ झुंझुनू जिले के 234 गाँवों को चिन्हित किया गया है। उन सभी में 14 वर्ष के बच्चों का एक्सरे होगा और जो भी कोई टीबी का पेशेंट होगा तो उसको टीबी से निदान के लिए सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। आज विश्व क्षय दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई। यहाँ पे मुख्य अतिथि विधायक महोदय के द्वारा दिखाई गई और जिला परिषद हमारे पीएमओ साहब और बाकी अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित रहे। इस प्रोग्राम के तहत जो भी हमारे जिले में गाँव हाई रिस्क एरिया के लिए उन सभी 34 गाँव के अंदर 7 से ऊपर के बच्चे हैं, उन सभी का एक्सरे कराएंगे।
और अब नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां मेड़ता सिटी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए लाडपुरा क्षेत्र से करीब 70 टन अवैध बजरी का स्टॉक और एक ट्रैक्टर में लोडर जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में थाना थावला के थानाधिकारी अशोक कुमार झाझड़िया द्वारा टीम के साथ पूर्ण की गई है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी सुखदेव रावत निवासी बासनी जग्गा को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। तो जालोर जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के धुंबड़िया गांव में मंगलवार सुबह एक नवजात शिशु झाड़ियों में जिंदा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। एक युवक ने नदी क्षेत्र से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर समाज सेवी अमृत चौहान को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी बलदेव राम टीम सहित मौके पर पहुंचे और नवजात को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागोड़ा उसको पहुंचाया गया है। यहां बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद बिश्नोई ने शिशु का उपचार शुरू कर दिया है। डॉक्टर के अनुसार करीब 2 किलो वजनी शिशु के शरीर पर हल्की चोटें हैं, लेकिन उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। प्राथमिक उपचार के बाद शिशु को बाल कल्याण समिति जालोर को सौंप दिया जाएगा और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले की जांच कर नवजात को इस हालात में छोड़ने वाले अज्ञात लोगों की भी लगातार तलाश की जा रही है। और आप खबर फलोदी से है, जहां फलोदी में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। बरकत कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में रात के समय स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री और गतिविधियां बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नशा तस्कर खुलेआम स्मैक बेच रहे हैं और उन्हें रोकने या विरोध करने पर रहवासियों, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट और धमकी दी जा रही है। एक मामले में सद्दाम नामक युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट और उसकी बाइक को नुकसान पहुंचाने की घटना भी सामने आई, जब उन्होंने नशा बेचने वालों का विरोध किया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना की लिखित शिकायत पुलिस को दे दी गई है, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों के हौसले और बढ़ गए हैं और अगले दिन फिर से हमला किया गया। और आप खबर धौलपुर से है, जहां सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। हालांकि पुलिस को देखकर बजरी माफिया मौके से फरार हो गया है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी बरामद की गई है और उसके साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह पूरी कार्रवाई सदर थाना प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में की गई है। पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो धौलपुर से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बजरी खनन और अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, उसी के साथ चालक फरार हो गया और 20 लीटर अवैध शराब को भी बरामद किया है और उसी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। और आप खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां नोखा में ट्रक चालक का घर में लहूलुहान शव मिला है और लहूलुहान शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ताबड़तोड़ वार से हत्या की आशंका जताई गई है। एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची। एएसपी ग्रामीण बीएल मीणा और सीओ नोखा ने मौका मुआयना किया है। चालक अनिल बिश्नोई की हत्या हुई है। ट्रक होटल पर खड़ा कर नहाने गया था घर पर। यह चालक, पड़ोसी ने चाय के लिए आवाज लगाई तो जवाब नहीं मिला। फिर पड़ोसी उसके घर पहुंचा तो पड़ोसी को अनिल का शव वहां पर मिला और इसकी सूचना पड़ोसी ने पुलिस को दी और नोखा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच शुरू की हुई है। तो बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां एक ट्रक चालक का शव मिला है, उसी के घर में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो
और अब खबर दौसा के महुआ से है, जहां विधायक राजेंद्र मीणा विकास कार्यों को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने शहर में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण किया, जिसमें महुआ के आंतरिक क्षेत्रों की करीब 2 दर्जन सड़कों का उद्घाटन शामिल है। इन सड़कों के बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार प्रयासरत है और जो सड़कें अभी शेष है उन्हें वर्ष के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में सड़क, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सके और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। और अब खबर पाली से है, जहां पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 162 पर रामसिया के निकट क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान वजाराम के रूप में यहां पर हुई है, जो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करता था और कल से लापता था। परिजन इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में यहां पर अस्पताल में भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आप खबर टोंक के देवली क्षेत्र से है, जहां कलंदपुरा गांव में एक खतरनाक जंगली जानवर ने बाड़े में बंधे बछड़े का शिकार कर लिया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को बार बार सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मवेशियों के लगातार हो रहे शिकार से अब लोगों को अपनी जान का भी खतरा सताने लगा है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि वन विभाग तुरंत गश्त बढ़ाए और पिंजरा लगाकर हिंसक जानवर को पकड़े। और आप खबर भीलवाड़ा के बिजोलिया से है, जहां नवरात्रि के दौरान जोगनिया माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच पैंथर की मौजूदगी ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार जोगनिया माता मंदिर और मैनाल के बीच बबावंदागढ़ के पास जंगल क्षेत्र में पैंथर के विचरण करते हुए देखे जाने की घटना यहां पर सामने आई है। कुछ श्रद्धालुओं ने इसे अपनी आंखों से देखा और वीडियो भी बनाया है। घटना के बाद क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि एक क्षेत्र वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है, इसलिए उनकी आवाजाही यहाँ पर सामान्य है। इसके बावजूद प्रशासन और वन विभाग से निगरानी बढ़ाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, ताकि किसी भी अनहोनी से यहाँ पर बचा जा सके। तो बिजोलिया से खबर है, जहां पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। मैनाल जोगनिया मार्ग के जंगल में पैंथर देखा गया। तो आपको बता दें कि मंदिर में नवरात्रि के समय भारी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और इसी भीड़ ने पैंथर को देखा और इसका वीडियो भी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है और जल्द से जल्द